नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इससे पहले कि हम तमाम खबरों पर विस्तार से बात करें, आपको ताज़ा अपडेट्स दें, एक नज़र टॉप 10 खबरों पर। आगरा में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। 10 अप्रैल से था अस्पताल में भर्ती। जिले में 167 हुई कोरोना मरीजों की तादाद। उन्नाव में भी कोरोना की दस्तक। पहला कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। अदनान नाम का युवक कोरोना पॉजिटिव। संत कबीर नगर में जमात से लौटे बुजुर्ग मिले कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन को बिना जानकारी दिए रह रहे थे घर। जांच नहीं कराने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बागपत में एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित। कानपुर में जिलाधिकारी का दिखा अनोखा अंदाज। कम्युनिटी किचन में खुद तली पूड़ियां। जरूरतमंदों के लिए बनाया भोजन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोरोना को हराने के लिए प्रयागराज में हठ योग। महात्मा त्यागी बाबा ने संगम तट पर बनाया मचान। दिन रात कर रहे हठ योग। बुलंदशहर में स्कूटी सवार शख्स की एम्बुलेंस से जोरदार टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कासगंज में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला विकलांग आरोपी गिरफ्तार। मकान के विवाद में अवैध तमंचे से की थी गोली मारकर हत्या। हेमकुंड साहिब यात्रा पर भी पड़ रहा कोरोना का असर। 1 जून को खुलने वाले कपाट पर लगी रोक। अगले आदेश तक सरकार ने लगाई रोक। बद्रीनाथ धाम में तेजी से जारी है बर्फ हटाने का काम। मंदिर के पास अभी भी जमी है 5 से 6 फीट बर्फ। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिलेगी तीर्थयात्रियों को आने की इजाजत। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद कांड पर एसएसपी का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मुरादाबाद की घटना सुनियोजित, ये कहा है एसएसपी ने। घटना के पीछे बड़ी साजिश, ये भी उन्होंने कहा है। हम जल्द सच सामने लाएंगे, ये भी उनका कहना है। और घटना की साजिश को बहुत जल्द बेनकाब करेंगे। उपद्रवियों पर एनएससी ही लगाएं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करें, यह भी मुख्यमंत्री का निर्देश है। वायरल मैसेजेस की जांच हो रही है, ये एसएसपी का कहना है। 17 लोगों की गिरफ्तारी है। करीब 200 पर एफआईआर की गई है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यह सवाल कल हमने उठाया था और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या यह साजिश है। और इस बात को अब मुरादाबाद के एसएसपी अमित पाठक भी कह रहे हैं कि यह एक सुनियोजित साजिश है। नागफनी थाना इलाके में कल हुई पत्थरबाजी की घटना पर बात करने के लिए खुद मुरादाबाद के एसएसपी अमित पाठक हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए, ये घटना जो है किस तरह से हुई कल और अब क्या हालात हैं मुरादाबाद में? हालात एकदम नॉर्मल हैं। कल की घटना में हम लोगों ने एफआईआर लिखी। एफआईआर लिखने के बाद 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारे पास और भी एविडेंसेस आ गए हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो लोग ये खुराफात में लिप्त हैं, तो आने वाले समय में अब उनकी गिरफ्तारियाँ होनी हैं। लगभग 200 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो घटना कल हुई है सुनियोजित थी, पहले से प्री प्लान थी या अचानक होने वाली ये घटना है? नहीं, अचानक होने वाली तो नहीं लग रही है। ये लग रहा है इसके पीछे ज़रूर किसी ना किसी का दिमाग है, क्योंकि हेल्थ टीम का, पुलिस टीम का एक बीमारी से संबंधित प्रोसेस में विरोध करना ये बहुत नेचुरल नहीं लग रहा है। तो जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी हाईलाइट हम लोग करेंगे और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है आज? बिल्कुल गिरफ्तारी होंगी और जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये पूरी तरीके से गलत है। देश और पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी, बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रही है और ऐसे में कुछ लोगों की पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, जो लोग इन लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं के ही कार्य में आप बाधा डाल रहे हैं, ये बड़ी अविश्वसनीय सी बात है। तो कार्रवाई जरूर होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल और है कि क्या एनएसए की कार्रवाई के लिए आप शासन को लिखेंगे, रेकमेंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इन आरोपियों पर एनएसए लगे, ऐसा? बिल्कुल, हमें लगता है ये फिट केस होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी नहीं, ये तो एकदम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक तरीके से क्राइम है और हम लोग एनएसए की संस्तुति 100% करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद के लोगों से और ऐसे लोगों से जो इस तरह से, जो डॉक्टर हैं, जो लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, पुलिस है, जो लोग कोरोना की लड़ाई में वॉरियर्स हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप?
मुरादाबाद की जनता वैसे बहुत समझदार है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है खुराफाती तत्व जो है नहीं चाहते कि शहर की फ़िज़ा ठीक रहे। हम लोग इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होंगे। आने वाले समय में बहुत ही ठंडे दिमाग से, प्रोफेशनल तरीके से हमको इस प्रॉब्लम को डील करना है। देखिए, ये है मुरादाबाद के एसएसपी अमित पाठक जो साफ कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इसमें अगर कोई सामने आता है, इस बात की सबूत मिलते हैं कि उसके ज़रिए ये हमला किया गया था या जो भी साजिश में शामिल हैं उनको बेनकाब किया जाएगा और मुरादाबाद पुलिस ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। यही सवाल कल हमने उठाया था कि ये साजिश है कि नहीं है। एसएसपी कह रहे हैं हाँ है। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश साहब, ये सवाल कल मैंने उठाया था और हम सब ने जो है इस पर चर्चा भी की थी। साजिश की बात कल एबीपी गंगा ने कही थी कि इसके पीछे साजिश लगती है और आज वहां के एसएसपी साफ कह रहे हैं कि ये कोई साधारण घटना, नेचुरल बात नहीं लगती है, ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और शासन का क्या इस पे कहना है, शासन किस तरह से डील करने जा रहा है ऐसी समस्याओं को? वीरेश, देखिए, शासन स्तर पर कल से ही ये माना जा रहा था कि ये सुनियोजित साजिश है और यही वजह है कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि इस पूरे मामले पर एनएसए की कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को निर्देशित किया है कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है और उन पर जो एनएसए की तमाम बड़ी धाराएं हैं वो सारी धाराएं की जो लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जो मेरठ में घटना हुई उसे भी शासन ने साजिश माना, वहां भी एनएसए लगाया गया। जो गाजियाबाद में किया गया उस पर भी एनएसए लगाया गया और मुरादाबाद में भी एनएसए की कार्रवाई होने जा रही है। मैं आपको बताऊं कि आज की टीम 11 की बैठक का मुख्य एजेंडा ही यही था कि मुरादाबाद जैसी घटनाओं को रोका कैसे जाए। मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में तमाम बातों को कहा है और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें कहा है कि अगर स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं कहीं भी सैनिटाइजेशन में या क्वारंटाइन करने किसी को, तो उनके साथ पुलिसकर्मी जरूर हों, क्योंकि कल मुरादाबाद में बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा था कि हम जाएंगे नहीं और तमाम तरह की बातें सामने आई थी। ये चिंता का सबब था, ये चिंता का विषय था। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि अब पुलिसकर्मी जाएंगे और साथ ही साथ एनएसए लगाया जाएगा और जो आपदा प्रबंधन के नियम है इन लोगों पर वो भी लगाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि लॉकडाउन को और सख्त किया जाए और साथ ही साथ कहा गया था कि इसमें जो क्वारंटाइन करने से बच रहे हैं या जो अपनी बातों को, संक्रमण को नहीं बता रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे थानेदार जो इस पूरी कार्रवाई में ढिलाई बरत रहे हैं उन थानेदारों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये आज की महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। मतलब ये वीरेश मतलब ये है कि मुख्यमंत्री और शासन इस बात को मान रहा है कि इसमें पुलिस के कुछ कर्मचारी भी, उनकी ढिलाई भी हो सकती है, उनके पार्ट पर भी कमी हो सकती है कि ऐसे लोग भाग रहे हैं या ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है इस तरह की हरकतें करने का। देखिए, जब ऐसे संख्या बहुत सारी हैं कि जो क्वारंटाइन की जगहों से लोग भाग जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शासन ने 15-20 दिन के बाद ये समीक्षा की है कि आखिर कहां, किस स्तर पर ढिलाई बरती जा रही है। तो जो इनपुट्स मुख्यमंत्री के पास आए हैं गृह विभाग से, उसके बाद इस समीक्षा बैठक में ये तय हुआ है कि कोई भी वायरस से संक्रमित व्यक्ति अगर वो नहीं बता रहा है कि वो संक्रमित है या अपने को छुपा रहा है, तो न केवल वो जिम्मेदार होगा बल्कि उस इलाके का थानेदार भी जिम्मेदार होगा जिसने इस पूरी कार्रवाई में ढिलाई बरती है। तो ये मुख्यमंत्री की एक पकड़ है, वो उन्होंने पूरी समीक्षा की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर किस रूप में। वीरेश, एक बहुत ही नेचुरल सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कल हमने पूछा भी था। एनएसए की बात मुख्यमंत्री शुरू से कह रहे हैं, सख्ती दिखाने की बात वो शुरू से कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सख्त हुआ जाए, ये उनके स्पष्ट निर्देश हैं। उसके बाद भी एक के बाद एक इस तरह के वाक़ये हमारे सामने आए हैं, बरेली में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, संभल में, शायद गिनाने के बाद चीज़ें कम भी पड़ जाएं। तो वीरेश, ऐसा लगता है कि एनएसए का डर भी, उसका खौफ भी इन बदमाशों पर काम नहीं कर रहा है। देखिए, कुछ जाहिल लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ की अज्ञानता है, कुछ में अफवाह है। ये सब कुछ जब मिल रहा है तो इस तरह की घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही हैं। लेकिन शासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर कानून की जो धारा है उसके तहत वो कार्रवाई कर सकती है, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वो फ्री हैंड अधिकारियों को दे सकते हैं। लेकिन जो जाहिल हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अफवाहों के वशीभूत हो जा रहे हैं,
उनको क्या होगा, उनका जी, क्या कर सकता जी, है? जी। ये तो मनः स्थिति है। अब मनः स्थिति का इलाज इस विभीषिका में सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है, या तो बिल्कुल ठीक डंडे कहा से आपने, मान ये जाए बात तो सही या है कि जो- समझाने से मान जाए। जी, जी, हर जी। तरह पर सरकार कोशिश कर रही है। वीरेश, बिल्कुल कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ही एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ये तथ्य तो है और निश्चित रूप से ये बात विचार में होगी कि ये इस तरह की बातें भी शायद उस तरह से असर नहीं डाल रही इन उपद्रवियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश पांडे इन जानकारियों के लिए, इस बातचीत के लिए। एबीपी गंगा की मुहिम इधर रंग ला रही है। राशन की धांधली पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, राशन वितरण में अनियमितताओं का संज्ञान लें, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। एबीपी गंगा लगातार आपको बता रहा है कि कैसे राशन की धांधली की जा रही है कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में। और जब हमने मुहिम चलाई, ये सवाल रखा, तो ये देखिए क्या ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। ये समय जनता की भूख और धैर्य की परीक्षा लेने का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। और दरअसल एबीपी गंगा ने राशन में धांधली के खिलाफ मुहिम चलाई। इसका असर शासन, प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों पर पड़ा है। जैसे ही एबीपी गंगा ने मेरठ की रिपोर्ट दिखाई तो फौरन मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरठ के डीएसओ को डांट पड़ी और उसे फटकार के बाद डीएसओ फौरन मौके पर पहुंचे और लोगों को राशन मुहैया कराया गया। ये है एबीपी गंगा इम्पैक्ट। ये देखिए आप, हमने खबर दिखाई कि वहां पर राशन में धांधली हो रही है, लोगों को राशन मिल नहीं रहा है मेरठ में। और जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई, ये मुहिम चलाई, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा निर्देश आया, डीएसओ भागकर पहुंचे और राशन वितरण कराया गया। हमने जनता की परेशानी थी, कई जगहों पर राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को राशन क्यों नहीं फ्री मिल रहा है, ये हमारा सवाल था। कई जगहों पर डीलर पूरा राशन नहीं दे रहे हैं, तो सीएम सख्त बीच में है, तो बीच में कौन खेल कर रहा है, ये भी हमने सवाल पूछा था। राशन कार्ड में खामी कहकर राशन नहीं देते हैं। सवाल ये था कि पहले राशन कार्ड ठीक कराएं या भूख मिटाएं। रिकॉर्ड में राशन कार्ड ना होने की बात कहते हैं और सवाल हमारा यह था कि रिकॉर्ड में नाम नहीं तो राशन नहीं देंगे आप। कई जगहों पर राशन डीलर की मनमानी है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चलिए ताज़ा हाल ले लेते हैं, मेरठ में क्या अभी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे बलराम पांडे का, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। बलराम, अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए राजेंद्र जी, हमने जब खबर दिखाई थी तो शटर बंद था। उसके बाद भी हमने खबर जब दिखाई, जब खबर का इम्पैक्ट हुआ, खुद डीएसओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने डीलर को बुला करके दुकान खुलवाई और दुकान खुलवाने के बाद उन्होंने जो वहां पर मौजूद लोग थे उनको राशन वितरण कराया। और अगर मौजूदा स्थिति अभी हम बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही राशन की दुकान है जो अब खुली हुई है और यहाँ पर लगातार लोगों को राशन बांटा जा रहा है। इसके अलावा जो डीएसओ हैं उन्होंने एक खाद्य अधिकारी को यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से, और उन्होंने यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर राशन मिले, ये सुनिश्चित हो। और आप देख सकते हैं कि खाद्य विभाग के अधिकारी भी सामने खड़े हुए हैं, कोटेदार जो है वो बैठा हुआ है, लोगों से यहाँ पर उनका राशन कार्ड ले रहा है और वितरण के लिए आप देख सकते हैं कि गोदाम उनका खुला हुआ है, लोगों को यहाँ पर राशन दिया जा रहा है। यही स्थिति 2 से 3 घंटे पहले वो थी कि यहाँ पर ये शटर गिरा हुआ था, लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए थे सुबह 6 बजे से और उन्हें राशन नहीं मिल रहा था राजेंद्र। लेकिन एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, कई राशन डीलरों की पड़ताल की और जो सच्चाई सामने आई वो हमने सरकार के सामने और जनता के सामने रखा। और उसके बाद प्रदेश सरकार बलराम हमें बता रहे हैं कि कैसे सुबह शटर बंद था, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हमने खबर दिखाई, जब उन्होंने रिपोर्ट किया, उसका इम्पैक्ट हुआ तो डीएसओ को फटकार लगी। और अब देखिए ये तस्वीरें, कैसे राशन दिया जा रहा है शटर खोलकर और लोग लाइन में लगकर राशन ले रहे हैं। ये है एबीपी गंगा का असर, हमारी खबर का असर। हमने खबर दिखाई, उसका संज्ञान लिया गया और उस पर असर हुआ। लेकिन एबीपी गंगा की यह मुहिम अभी रुकी नहीं है। हम लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में भी राशन की धांधली हो रही है तो सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आप शिकायत करें। चलिए अब आपको फिलहाल कानपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं,
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है सीएम कार्यालय की। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए, इसको लेकर जो सरकार है वो पूरी तरह से सजग दिख रही है और ग्राउंड जीरो स्तर पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लिहाजा जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीते 15 तारीख से यहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो स्टार्ट हो गया। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सभी लोग हैं और पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो जो चावल है वो सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। और सब इसमें सबसे खास बात ये होती है, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, तो उनके नए राशन कार्ड जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो साफ है कि जो सरकार है और जिला प्रशासन है वो काफ़ी सजग है कि जो लोग हैं उनको लॉकडाउन में किसी तरह की कोई समस्या ना आए और किसी तरह की भूखे ना रहें। लिहाजा सभी को राशन मुहैया हो, उसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सख्ती से पालन करते हुए यहाँ पर लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोगों के पहले से राशन कार्ड बने हुए थे तो उनको तो राशन मिल रहा था पहले से, और जो अब जिनके नहीं बने थे तो उनका तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। ये देखेंगे ये पहले बार ये राशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका जो ऑनलाइन राशन कार्ड है वो बनाया गया है और इनको आज राशन मिल रहा है। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए, क्या मिल रहा है और कितने रुपए लिए जा रहे हैं, तो क्या है पूरा? चावल मिल रहा है। ठीक है। और फर्स्ट टाइम लेने आए तो वैसे कोई जानकारी नहीं, 5 किलो का आ जा रहा है पर व्यक्ति पे। कोई पैसे ऐसे लिए? पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो हाँ फिर फ्री मिली से। और भी लोग यहाँ पर उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए हैं, सबको राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अंदर से जो लोग भी राशन ला रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सभी को लगभग 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। जो दावा था कि जिस तरह से लोगों को इस लॉकडाउन के समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लिहाजा जो तैयारी है वो पूरी की गई थी, तो वो ज़मीनी हकीकत जो है उसको देखने को मिल रही है और यहाँ पर गरीबों को और जिनको ज़रूरतमंदों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और हर रोज़ की तरह मुख्यमंत्री योगी ने आज एक बार फिर टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अफसरों के साथ चर्चा की। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर एनएसए ही लगाया जाएगा। साथ साथ सीएए प्रदर्शनकारियों की तरह ही उपद्रवियों से भी नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। इसके साथ साथ लॉकडाउन का हर जिले में सख्ती से पालन कराने की भी बात कही गई और सबसे ज़्यादा फोकस मीटिंग में अर्थव्यवस्था पर रहा, जिसमें फैसला लिया गया कि कोरोना के कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं, उन्हें यूपी में निवेश कराया जाए। इसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान लघु और सूक्ष्म उद्योगों को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाए। ये आज टीम 11 के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री ने तय किया। मंडियों को सैनिटाइज किया जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियां जो चीन से हट रही हैं उनको यूपी में निवेश करने के लिए कहा जाए, आमंत्रित किया जाए। जो कोरोना वॉरियर्स पर हमले कर रहे हैं उन पर एनएसए लगाया जाए और अगर संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी कीमत भी उन्हीं से वसूली जाए। ये मुख्यमंत्री का कहना था। ये फैसला हुआ आज की मीटिंग में। रोज़ वो लगातार अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आज भी वही हुआ और इसमें इन तमाम चीज़ों पर लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनको सक्रिय किया जाए इस लॉकडाउन के पीरियड में, ये भी तय किया गया है। और ये महत्वपूर्ण फैसला, लघु और मध्यम उद्योगों का अगर फिर से संचालन होता है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसमें काम होता है तो निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था के लिए भी और जो कामगार हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं इनमें, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, बहुत सकारात्मक बात होगी। लखनऊ में इस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने चेयर किया इस मीटिंग को और कई मुद्दों पर उन्होंने अफसरों के साथ चर्चा की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी स्वयं जुड़े हुए हैं इस वक्त। महाना साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आज अपनी टीम 11 के साथ बैठक की और उसमें दो चीज़ें जो तय की गई, वो एक तो ये थी कि जो कंपनियां चीन से निकल रही हैं, हट रही हैं,
कोरोना की वजह से उनको यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए, और दूसरा ये था कि लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए इस फेज में भी। तो ये कैसे होगा सर? नहीं, देखिए, कल भी हम लोगों ने इस संदर्भ में बैठकर चर्चा करी थी लघु उद्योग मंत्री जी के साथ और मैं और सभी अधिकारियों के साथ, की रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री जी को दी थी। मुख्यमंत्री जी ने आज भी उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करी और हम लोगों के साथ ये भी शाम को 5 बजे वो डिटेल में बैठेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो उन्होंने उन गाइडलाइंस के अंतर्गत निर्देश दिए हैं, तो वो 20 तारीख से कैसे चले इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और स्वाभाविक जिस प्रकार से जो चाइना का एक रोल जो सामने बातें आ रही हैं उसमें क्या है, उसके ऊपर भारत सरकार कोई भी बात कहने के लिए हमारे देश के अंतर्गत कोई इंडस्ट्रीज आने हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। स्वाभाविक रूप से उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। पहली प्राथमिकता ये है कि आम आदमी का जो रोज के जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं हम वो फैक्ट्री सारी चालू करें जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो, जो उसको रोजमर्रा की जरूरत है जी। जो 20 तारीख के बाद जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उनको अक्षरशः फॉलो करते हुए हम उसके अनुरूप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये एक्टिविटी शुरू होंगे तो एक जीवंत माहौल बनने का होगा जिसमें कोविड से लड़ने की भी ताकत मिलेगी और एक माहौल भी अच्छा बनेगा। ऐसा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए तय किया, उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जी। मंत्री जी, आज 16 तारीख हो गई, आप कह रहे हैं 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा था और 20 तारीख के बाद आप लोग की योजना भी है, सिर्फ 4 दिनों का वक्त है। वैसे ये जो आप बात कह रहे हैं दर्शकों के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है, उनकी स्पिरिट साफ करने वाली बात है। तो हम उम्मीद करें कि 20 तारीख के बाद ये सब कुछ एक्शन में होगा। अब जो भी मैंने कहा ना, जो गाइडलाइंस हैं, जो अर्बन एरियाज के बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो प्रयास हो कि 100% चलें। अब इंडस्ट्रीज को भी इस माहौल के अंतर्गत बहुत सारे उनके भी कंसर्न्स हैं, चाहे वो लेबर से संबंधित हो, चाहे रॉ मटेरियल से संबंधित हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी करके उसमें भी काफी कुछ छूटें दी हैं। तो ये सारी बातों को ऑन अकाउंट लेते हुए हम लोगों ने एक विस्तृत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है और फिर शाम को मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और उसकी जो भी रूपरेखा बनेगी उसके हिसाब से हमारा प्रयास है कि 20 तारीख को जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अंतर्गत हम अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को चला सकें जी। महाराज साहब, एक स्वाभाविक सा सवाल है, क्या ये संकट जो है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि इसको हम किसी भी संकट को मौके के तौर पर भी हम देख सकते हैं कई चीज़ों के लिए, तो ये जो संकट काल है, लघु और मध्यम उद्योगों की बहुत चर्चा हुई पिछले दिनों की, उन पर संकट था या उनमें भी जो है मंदी का असर दिखाई दिया, तो इस काल में क्या उसमें एक अपलिफ्टमेंट हम देख सकते हैं अगर सही योजना बने तो सही तरीके? अब माननीय एमएसएमई मिनिस्टर आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का भी उसको विस्तृत मैसेज है, सभी मीडिया में भी है, न्यूज में भी है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात के लिए चिंतित है कि कैसे, देखिए, हर व्यक्ति का एक संकट काल तो है ये और संकट काल हर व्यक्ति के लिए है और दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी सब जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये पैराडामिक इस प्रकार से मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी और आज उस संकट के काल में जिस प्रकार से भारत सरकार ने और हमारी सरकारों ने उसको बहुत तत्परता के साथ उसको डील किया है, कहीं ना कहीं कठिनाई के बावजूद भी उस साहस और विश्वास के साथ इस देश की जनता खड़ी है कि सब कुछ ठीक होगा और हम इससे लड़ सकेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश माने साहब हमसे बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार आज कैमरे के सामने आए। उन्होंने जो कुछ कहा वो देखिए। कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं, मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट, जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी वाली जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर के साथ जौनपुर से इस वक्त हमारे पास है ट्रैक्टर की चिंगारी से भीषण आग लगने की खबर है। 2 ट्रैक्टर समेत सैकड़ों बीघा गेहूं जल गया है। मड़ाई के दौरान ट्रैक्टर से यह चिंगारी निकली।
और बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये देखिए तस्वीरें आप, चोरसंड टड़िया गांव की घटना है ये, जौनपुर के। कितनी भीषण आग लगी, ट्रैक्टर से चिंगारी निकली, ट्रैक्टर भी धू धू करके जल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और 2 बीघा फसल वो भी जलकर खाक। बहुत मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जौनपुर से मिली हमें। 2 ट्रैक्टर समेत सैकड़ों बीघा गेहूं जल गया है। मड़ाई के दौरान ट्रैक्टर से ये चिंगारी निकली और ये आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। धू धू करके जलता सब कुछ। दो बीघा खेत का इलाका इस चिंगारी से प्रभावित हुआ, जला। बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू किया गया। चोरसन टड़िया गांव की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जौनपुर की। एक और बड़ा अपडेट कन्नौज से इस वक्त हमारे पास है। एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 5। विशुनगढ़ थाने के बहादुरपुर गांव का ये सारा मामला। इस तरह से कुल मिलाकर कन्नौज में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 5। कल 3 कोरोना मरीज वहां पर मिले, और ये जो नया मरीज है ये भी उसी परिवार का सदस्य है जहां पर कल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। उधर मुरादाबाद की घटना पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी बहुत दुखी हैं। उन्होंने सभी से कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की मदद और डॉक्टर्स का साथ, पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आपका। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। हर बात के 2 पहलू होते हैं, इसके भी 2 ही हैं। एक पहलू ये है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू ये है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो, और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए।
और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लॉकडाउन पार्ट 2 को पालन कराने में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है और यही कारण है कि मेरठ में जगह जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात करके सड़कों से गुजर रहे वाहनों को रोका जा रहा है और उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप मेरठ की। पुलिस ऐसे मुस्तैद सड़क पर और वाहनों से जो लोग रवाना हुए हैं, घर से बाहर निकले हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन 2 का कड़ाई से पालन हो, इसकी अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद है और लॉकडाउन का 100% पालन कराने की कवायद कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जब वो घर से निकले हैं तो क्या वजह है। उनसे दस्तावेज भी देखिए आप चेक किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर इमरजेंसी सेवा के लिए वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है, अगर वो इमरजेंसी सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, यहाँ तक कि चालान काटे जा रहे हैं और उनको हिदायत दी जा रही है कि अगर दोबारा वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी से 2 लोग जा रहे थे, उन्हें रोक लिया है पुलिस ने और ये भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्वस्त हो रही है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो पीछे बैठा हुआ शख्स था वो गाड़ी से उतर गया है और इनको बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क लगाकर अगर आप घर से निकलते हैं तो इस महामारी से कहीं ना कहीं लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन अगर इन 3 बातों की लक्ष्मण रेखा को आप लांघेंगे तो कहीं ना कहीं ये महामारी आप तक पहुंचने में कामयाब होगी। तो इसलिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो कवायद सरकार और WHO की तरफ से की जा रही है उसका पालन करें ताकि आप और हम दोनों सुरक्षित रह सकें। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा।